हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का पांचवा जो चैप्टर है या पांचवा क्लास कह सकते हैं। इससे पहले हम 4 क्लास देख चुके हैं, जिसमें आपको रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न वाइज आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आखिर सीजी व्यापम जब एग्जाम पूछेगा, चाहे अमीन पटवारी हो या आपके पास शिक्षक भर्ती या आगामी जितने भी एग्जाम, यही पैटर्न वो फॉलो करेगा। तो उसको ध्यान में देते देते हुए हम क्या करते हैं, जितने भी हमें रीजनिंग के सवाल मिलेंगे हम सेम टू सेम उसी पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करते जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज का हमारा ये पहला सवाल है, बहुत गजब गजब का सवाल है, मजेदार सवाल है। ठीक है, ये हमारा आज का पहला सवाल है। देखेगा, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करके आपको क्या करना था, बताना था, है ना। ये हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है और इसको सही क्रम में बताना था। एक तो वर्षा है, फिर मानसून दिया है, फिर बचाव, फिर बाढ़ और फिर राहत, है ना। जब भी बारिश का मौसम आता है तो कुछ ना कुछ वो ढह कर ले जाता है ना। तो ये सवाल कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को संकेत कर रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि बरसात ऐसी तो नहीं होगी। सबसे पहले मानसून आएगा आपके पास जून तक, है ना। जून के माह तक क्या आएगा सबसे पहले दोस्तों, मानसून आता है भाई, मानसून। ठीक, मानसून के आने के कुछ दिन बाद क्या होने लगता है, वर्षा होने लगता है। होता है भाई वर्षा, बरसात होने लगता है यहाँ पर। फिर हमने देखे हैं कई बार बरसात इतना बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बरसात हो जाता है कि वही बाढ़ का रूप ले लेता है, ज्यादा बरसात के कारण। मानते हो इस चीज को? अब जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ आने के बाद एक तो चीज होगा भाई, है ना। सबसे पहले तो बचाव काम किया जाएगा कि लोग जो फंसे होंगे बाढ़ में उनको क्या किया जाएगा, सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। तो मैं कहूंगा फिर तो बचाव कार्य होना चाहिए। और बचाव कार्य होने के बाद उनके पास उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। और सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, है ना। जिनको मान लो डॉक्टरी सहायता की जरूरत हो, उनको डॉक्टरी सहायता देना। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि राहत की जो व्यवस्था है उसकी लास्ट प्रोसेस होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर क्या क्या लिखूंगा भाई, मानसून मेरा पहला है तो मैं कहूंगा एल को मैं पहला दूंगा। उसके बाद भाई वर्षा होगा तो 2 इसको दूंगा। फिर तो बाढ़ ही आना है, वर्षा होगा तो 3। और बाढ़ में फंसे लोगों को फिर तो हम बचाएंगे। और लास्ट में उनके तक जो भी आपके पास रसद, खाना या डॉक्टरी या चिकित्सकीय जो सहायता है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। यही क्रम होना चाहिए भाई। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो इन क्रमों को फॉलो करता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो एल होना चाहिए। और एल केवल 2 जगह, इसका मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका ऐसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। मानते हो इस चीज को भाई? ठीक है, अब हमारे पास बी और सी बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना मेरी बात को। उसके बाद एल के बाद तो के ही आना है। तो एल के बाद के, यहाँ पर एक ऑप्शन में, यहाँ तो ओ है तो ये भी आपके कट गया। तो मेरा कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? आया मजा सवाल? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए विशेष सूचना ये है कि हमारे चैनल द्वारा अमीन पटवारी, है ना, का कोर्स, चाहे हम कहेंगे ऑनलाइन क्लासेस या टेस्ट सीरीज कंप्लीट चलाया जा रहा है। और ये चैनल हमारे पास सीजी मैपोलॉजी जो एप्लीकेशन है, ऐप है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना। ये आपके पास एंड्रॉइड ऐप है, कौन सा, सीजी मैपोलॉजी। यहाँ पर आप कंप्लीट चाहो तो आप, है ना, अमीन पटवारी का ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, या टेस्ट सीरीज दोनों आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही ये आपको कोर्स मात्र 599 रुपए में मिल जाएगा। क्लियर है? इस 599 में आपको कंप्लीट मैथ्स मिलेगा, है ना। ये भी आपके पास न्यू पैटर्न का होगा, कंप्लीट रीजनिंग मिलेगा। ये भी आपके पास टोटल न्यू पैटर्न का होगा। साथ में आपको कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस मिल जाएगा। ये भी आपके पूरा क्या होगा, न्यू पैटर्न नंबर पर होगा। साथ ही आपको जीके जीएस टोटल ऑल जो भी आपके पास सब्जेक्ट है सिलेबस में, वो सभी के सभी डेटा आपको ये मात्र 599 रुपए में मिल जाएगा। तो ये काफी यूजफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बदलते एग्जाम के पैटर्न के कारण ये जो कंटेंट है ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष का है, चयन करके बताना है। यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ष दे रखा है और हमको बताना है कि लीप वर्ष क्या होता है। तो मैं लीप वर्ष के बारे में बताया था। मैं कहूंगा भाई, लीप वर्ष वह वर्ष होता है, ध्यान देना, लीप वर्ष
वह वर्ष होता है, वर्ष होता है जो जो चार से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं दोस्तों। अब 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका कहने का मतलब ये है कि 4 के भाज्यता का नियम ही खोज ले हम। 4 के भाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक यदि मैं कहूं, अंतिम 2 अंक कितने अंक भाई, 2 अंक यदि 4 से कट जाता है तब तो 4 से कटेगा। तो मैं कहूंगा 1948 को मुझे 4 से भाग देने की जरूरत नहीं, मैं केवल 2 अंक को भाग दूंगा, किसको, 48 को। भाई क्या 48 मेरे से 4 से कटेगा, तो आप कहोगे काट के देखना पड़ेगा भाई। आप कहोगे 4 एकम 4, ठीक है, और 4 दूनी 8 होगा भाई, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो मैंने कहा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब ये कट गया कितने बार में, 12 बार में, मतलब ये लीप वर्ष है। यदि मैं 78 की बात करूं तो 78 को भाग देना पड़ेगा मुझे 4 से, है ना भाई। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, बच गया हमारे पास 3, 38 हो गया। 38 को 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 होता है, बच गया 2। अब भाई 2 तो नहीं कटेगा, अब नहीं कट रहा है पूरा पूरा, मतलब ये जो है आपके लीप वर्ष नहीं हो सकते। यदि मैं 94 की बात करूं तो मैं 94 को आप 4 से भाग दूंगा, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। बच कितना गया, 1 उतार देंगे 14, 4 तिया 12 होता है, ये भी आपके पास 2 छोड़ेगा, तो ये भी आपके लीप वर्ष नहीं है। बात करूं मैं 56 की दोस्तों, तो 56 को भी मैं 4 से भाग देकर देखूंगा। 4 का पहाड़ा पड़ने पर 4 एकम 4, घटाने पर कितना आएगा, 1 उतारेंगे 6, 4 चौके होता है 16, और ये हो गया 0, मतलब ये भी कट जाएगा। मतलब 2 ही ऐसे वर्ष है यहाँ पर जो लीप वर्ष हो सकते हैं। हो सकते हैं कहने का मतलब ये नहीं है कि वो केवल पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, हो सकता है मतलब होगा ही, ठीक है। यहाँ पर एकदम करेक्ट है, गणित का नियम मतलब ब्रह्मा द्वारा लिख दिया, ठीक है, वो गलत हो ही नहीं सकता। तो हमारे कौन कौन से, के और एन, केवल के और एन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल फिर। ये रहा ए बी सी डी तथा एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। बी जो है एफ और सी के बीच में है, ए जो है ई तथा डी के बीच में खड़ा है, एफ जो है डी के बाईं ओर खड़ा है। तो ये 4 कथन दिया गया है, इन 4 कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं, कौन सा नहीं है, उसको आपको पहचानना है। तो मैंने कहा ये एक व्रत है और व्रत के इर्द गिर्द 4 लोग बैठे हैं। पहला कंडीशन ये बोल दिया गया है दोस्तों कि ये जो बी है ना, ये एफ और सी के बीच में, मैंने कहा एफ और सी के बीच में यदि मान लो मैं बी को बिठाऊंगा तो पहले कंडीशन तो ये बन सकता है कि भाई एफ हो और ये सी हो सकता है इसमें सी और एफ का क्रम चेंज हो जाए, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। आपको तो बीच में ही बैठाना है, तो ये भी हो सकता है सी और एफ के बीच में कौन बैठा हो, बी। तो ये 2 कंडीशन बन सकता है बी के बैठने के बीच में, है ना। एक तो शुरुआत में हो सकता है एफ इधर हो सी उधर हो, या ये भी हो सकता है कि सी इधर हो और लास्ट में एफ हो। क्लियर है, फिर बोला गया है उसी प्रकार यहाँ पर जो ए है वो ई और डी के बीच में, तो इसमें भी 2 कंडीशन बनेगा। ई और डी के बीच में मान लो ए है, ई और डी के बीच में, ये तो एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये भी पॉसिबल है भाई कि ई यहां ना होकर डी उसके जगह आ जाए, ए तो बीच में रहेगा ही, ई लास्ट में, तो भी मैं कहूंगा कि जो ए है डी और ई के बीच में है। यहां पर भी मैं कह सकता हूं ए जो है ई और डी के बीच में है ना। हमको क्रम से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि एफ जो है वो डी के बाईं है। दोस्तों एक चीज याद रखना, बाईं मतलब घड़ी के चलने की दिशा और दाईं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। ये दाएं होगा और ये चलने का क्रम बाएं होगा। जैसे घड़ी के जो सुई टक टक करके उस डायरेक्शन में चलती वो बाएं कहलाता है, और घड़ी जिस दिशा में नहीं चलती वो दाएं कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल में एक चीज तो दे दिया उसने कि भाई जो एफ है वो डी के बाईं ओर है, मैं तो मैंने कहा डी के बाईं ओर है, तो मैं सबसे पहले डी यहाँ बना लिया, और बाईं मतलब घड़ी की दिशा में, इसका मतलब मैं कहीं एफ यहाँ पर बना लिया। क्लियर है। फिर मैंने देखा कि अब मेरा ये वाला नियम तो लागू नहीं होगा, मैं तो अब ऊपर वाला फॉलो करूंगा, ये फॉलो होगा, एफ के बाद बी और बी के बाद मैं लिख दूंगा आंख बंद करके सी। अब होगा भाई बी जो है एफ और सी के बीच में है। क्लियर है दोस्तों। फिर यहाँ पर बोला गया है, आगे हम देखेंगे कि तो डी यहाँ पर आ गया, तो ये ऊपर वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ई से चालू हुआ है, तो मैं यहां से चालू करूंगा डी,
डी तो लिखा गया, डी के बाद क्या लिख देंगे हम, ए लिख देंगे, और ए के बाद हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा जो आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट का डेटा था मैंने कर लिया सेट। इतना तो करना ही है आपको। अब ध्यान देने वाली बात ये है, पहला ये बोलता है कि भाई एफ और ई आमने सामने है। तो मैंने कहा एफ और ई आमने सामने मतलब इस साइड दो लोग बैठे हैं, इस साइड दो लोग बैठे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, ई और एफ एक दूसरे के आमने सामने है, जिसमें दो ही मत वाली बात नहीं है, एकदम करेक्ट है। मानते हो भाई चीज को? फिर मैंने देखा सी जो है ई के तुरंत दाएं है। क्या सी जो है ई के तुरंत दाएं है? ई के तुरंत दाएं है भाई सी, क्योंकि हमको दाएं में घड़ी के विपरीत चलना है। इसका मतलब ये जो मेरा कथन है ये भी क्या है, करेक्ट है। डी जो है ए के तुरंत दाएं है। डी जो है ए के तुरंत दाएं। ए के तुरंत दाएं कैसे होगा भाई? ये तो ए के तुरंत बाएं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस कारण से ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। ये है गलत, एम गलत हो जाएगा। ई जो है सी और ए के बीच में बैठा है। क्या आपको लगता है कि ई जो है सी और ए के बीच में बैठा है? सी और ए है ना, सी और ए के बीच में ई बैठा है भाई, है ना, इन दोनों के बीच में बैठा है। तो मैं कह सकता हूँ ये भी मेरा क्या है, करेक्ट है। ये मेरा जो तीन कथन का सत्य है, के एल और एन। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, के एल और एन जो होगा ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए बोला गया है। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये तो फिजिक्स का सवाल होना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक 2025 में जितने भी व्यापम द्वारा एग्जाम लिए हैं नए पैटर्न के, तो रीजनिंग में भी वो फिजिक्स के सवाल को क्या कर रहा है, डाल दे रहा है। इससे क्या है कि भाई हम इसको तो रीजनिंग ही मानेंगे ना फिर, क्योंकि वो कथन और कारण में दे रहा है। डायरेक्ट रीजनिंग के पोर्शन में बोल दिया गया कि भाई पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्व बल सबसे अधिक होता है। किसने बता दिया? यदि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ध्रुवों में नॉर्थ और ये साउथ ध्रुव होता है, यहाँ पर गुरुत्व बल का मान सबसे ज्यादा होता है। जबकि केंद्र की बात करूं तो केंद्र में गुरुत्व बल का मान 0 होता है। याद रखना, केंद्र में गुरुत्व बल का मान 0 होता है। तो इस कारण से कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण है, ये एकदम करेक्ट है दोस्तों। यदि मैं ये कहूं कि ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे कमजोर वाला पावर होता है, बल होता है, तो वो क्या होता है आपके पास? तो मैं कहूंगा वो बल होता है आपके पास कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। देखने पर तो यही लगता है कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत पावरफुल होगा, लेकिन सबसे कमजोर बल है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल या सबसे तीव्र बल कौन सा? तो याद रखना, एक होता है अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल जो होता है ये ब्रह्मांड का सबसे तीव्र बल और इससे भी बड़ा होता है आपके पास आणविक बल, है ना, आणविक बल। ये दोनों बल जो होता है ये सबसे पावरफुल होता है। कौन कौन सा? अंतर आणविक बल और आणविक बल। लेकिन मैं यदि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं तो ये क्या होता है आपके पास, कमजोर बल होता है। अंतर आणविक बल का मान सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप खुद देखे होंगे कि एक लकड़ी को इस प्रकार से तोड़ दिया जाए, लकड़ी इतना बड़ा है तो आप आसानी से तोड़ दोगे। फिर आधा लकड़ी जो टूटा हुआ होगा उसको तोड़ने में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, उसके बाद जो टूटेगा उसको फिर तो आप ई करके तोड़ोगे, और फिर जो बचेगा ना उसको फिर तो आप तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है ना? यदि मान लो टूट भी जाए तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, फिर तो बहुत ताकत चाहिए आपके लिए। हाँ पहलवान, आप लगता है पहलवान जैसे तो नहीं दिखते। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो मैंने कहा कि भाई आपका आंसर होगा कि कारण बस सत्य है लेकिन कथन क्या है, गलत है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर दिए गए आकृति में पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, ये 4 प्रारूप दर्शा दिया गया है। इनमें से मानक पासा कौन सा है, ये पूछा गया है। एक चीज बताओ, मानक पासा का डेफिनेशन क्या होता है? एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड, ओके, डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वो कहलाता है, मानक पासा वो कहलाता है दोस्तों जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो। विपरीत फलकों का सम, फलकों का योग क्या हो, 7। कहने का मतलब ये है कि एक पासा दिखाई दे रहा है, एक पासा के दिखने वाले जो पोर्शन होंगे, है ना, कहने का मतलब ये है, मेरा ध्यान समझना मेरी बात,
एक यदि मैं इस प्रकार से पासा बना दूं और ये कहूं कि भाई ये सामान्य पासा या विपरीत पासा, तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि मान लेते हैं ये 3 है, ये 2 है और 1 है ना। तो विपरीत पासा के योग मैंने क्या बताया 7। तो हमेशा याद रखना जो दिखाई देने वाले आपके पास फलक है उनके किन्हीं भी 2 अंकों को जोड़कर देखो, जैसे 1 + 2 कितना हुआ 3, उसी प्रकार 1 और 2 को जोड़ लिया। अब 2 और 3 को जोड़ लेते हैं, 2 + 3 को जोड़ने पर कितना हो गया, आप कहोगे 5। उसी प्रकार आप 3 1 को जोड़ लेते हैं तो 1 + 3 को जोड़ने पर कितना हो गया, आप कहोगे 4, है ना भाई। दिखाई देने वाले पासा का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए, है ना, याद रखना 7 नहीं होना चाहिए। 7 हो गया तो वो अमानक पासा कहलाता है। यहाँ पर हुआ क्या, 7 कहीं पर नहीं, एक 3 है, एक 5 है, एक 4 है, 7 तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये होगा कि मैं ये तो कह सकता हूं कि भाई 3 के विपरीत में जरूर 4 होगा, तब जाके 3 और 4 होगा। 1 के विपरीत में जरूर 6 होगा, तभी 6 और 1 7 होगा, और 2 के विपरीत में हमेशा 5 होगा, तभी आपके 7 होगा। तो ये होता है मानक पासा का स्टैंडर्ड लेवल। तो मैंने कहा यहाँ पर मानक पासा पूछा, मैं जोड़ कर देखूंगा, 6 4 कितना हो गया 9, 5 6 11 और 4 5 9, 7 तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये एकदम क्या है, करेक्ट है। ये मेरे पास मानक पासा है, ध्यान देना। फिर मैंने कहा यहाँ पर जो जोड़ कर देखा, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1 और 4 5, 7 हुआ क्या, नहीं, तो ये भी मेरा मानक पासा है। इसके बारे में बात करूं, 3 और 6 9, 3 और 5 8, 6 और 5 11, तो ये भी मानक पासा है। 1 और 4 5, 4 और 6 10 और 1 और 6 7, देखो 7 हो गया। 7 होते ही क्या हो जाएगा, अमानक पासा हो जाएगा दोस्तों। 7 होते ही क्या हो गया, अमानक पासा। तो कौन कौन सा मेरे मानक पासा की श्रेणी में आ जाएगा, तो मैं कहूंगा के, एल और एम। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि गुणा का अर्थ बोला गया है घटाना हो, भाग का अर्थ योग हो, प्लस का अर्थ भाग हो तथा माइनस का अर्थ गुणा हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है बोला गया है। सबसे पहले जो दिखा है वही लिखेंगे, 20, फिर 10, फिर 3, फिर 6 और फिर 12। मैं सभी अंकों को लिख दे रहा हूं यहाँ पर, फिर फटाफट कर लेंगे 30। चलो ऐसे कर लेते हैं, है ना। जो जो दिया गया है, देखो प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ होता है भाग, तो ये भाग आ जाएगा भाई, है ना। फिर माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो ये हो जाएगा गुणा। फिर भाग का अर्थ होता है जोड़ना, तो ये हो जाएगा प्लस, और गुणा का अर्थ मतलब घटाना, ये हो जाएगा। अब आप देखो 20 को यदि मैं 10 से भाग दूंगा, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 2 और 3 का गुणा होगा, 2 3 6 प्लस 6 माइनस का 12, तो आप कहोगे 6 6 12, और 12 में 12 घटेगा तो आ जाएगा 0। मतलब मेरा जो पहला वाला जो कथन है दोस्तों, ये तो एकदम करेक्ट है। दूसरा बात करूं, मैं यहाँ पर सभी जगह वही लिख देता हूं। यहाँ पर फिर दिया गया है 30, प्लस का मतलब होता है भाग, तो भाग लिख दिया 5, माइनस का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लिख दिया। भाग का मतलब होता है आपके पास क्या भाई, भाग का मतलब होता है आपके पास जोड़, तो जोड़ लिख दिया। उसके बाद 8 है, और गुणा का मतलब होता है तो माइनस, तो माइनस लिख दिया। अब 5 एक कम 5, 5 6 के 30, 6 और 2 का गुणा होगा तो 6 दूनी 12 प्लस 8 माइनस का 6, 12 और 8 हो गया 20, और 20 में 6 घटेगा तो बच जाएगा 14, है भाई। ये भी मेरा क्या है, करेक्ट है। आगे हम देखेंगे तो आप देखोगे 15, प्लस का मतलब होता है भाग, 5 3 दिया है, फिर माइनस, माइनस का मतलब तो गुणा होता है, माइनस का मतलब गुणा, भाग का मतलब जोड़ना, और आपके पास 5 के बाद 17 था क्या, फिर आपके पास माइनस का कितना हो जाएगा 8। अब आप देखोगे 3 एकम 3, 3 5 15, 5 25, 25 प्लस 17 माइनस का 8, तो मैंने कहा 17 25 42 हो गया, और 42 में 8 घटाएंगे तो 34 आएगा यार। कितना आएगा, 34 है, कितना 32, तो एम गलत हो जाएगा। क्लियर है, एम गलत हो गया। लास्ट वाला देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। इसका मतलब भाग है, इसका मतलब गुणा, इसका मतलब प्लस, और इसका मतलब माइनस। अब आप कहोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 14 माइनस का 9, तो 14 और 16 कितना हो गया, मैंने कहा हो गया 30, और 30 में 9 घटाएंगे तो आना चाहिए था 19, आया है 17, तो ये भी गलत होगा। तो कौन कौन सा करेक्ट है, तो के और एल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर
एक 3 इंच वाले घन को सभी तरफ से लाल रंग से रंगा है, इसको 1 इंच वाले छोटे समान घनों में काटा जाता है, तो निम्न में से सही कथन चुनकर बताना है। हमारे पास क्या है, घन बना दिया गया है इस प्रकार से कुछ, ठीक है, जिसको पूरी तरीके से मैंने लाल रंगों से क्या कर दिया हूं, रंग दिया हूं। ध्यान समझना मेरी बात को, मैंने लाल रंग से रंग दिया। अब ये बोला गया है कि इसको 3 इंच वाले छोटे घनों में काटना है, मतलब इस प्रकार से 1 2 और ये 3 पार्ट बन गया। उसी प्रकार ये कट जाएगा, 1 और 2 3, उसी प्रकार 1 2 3 3 ऊपर से हम जोड़ देते हैं ऐसे, और इस प्रकार से बनेगा भाई। तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर पूछा कुल छोटे घनों की संख्या 27। भाई पहले 3 इंच था, अब 1 इंच वाले में काट दिए, तो हम क्या करेंगे, घन में क्यूब करते हैं। तो 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, और 27 को 1 से भाग देने पर 27 आएगा, मतलब कुल छोटे घनों की संख्या जो 27 होगा दोस्तों, ये एकदम करेक्ट होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। क्लियर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर था कि 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। अब आपको 3 रंगीन कहां पर देखने को मिलेगा, मेरे एक चीज नोट रख लेना, बात याद रखना, 3 रंगीन सतह हमेशा कोना में मिलता है। कोई भी कोना जो होता है 3 एरिया को कवर करता है। ये भी आपके पास रंगीन, ध्यान देना, ये आपके पास एक कोना है, ये रंगीन होगा, उसी प्रकार ये भी रंगीन होगा, और उसी प्रकार ये भी मेरा क्या होगा, रंगीन होगा। तो आप देख पा रहे हो कि एक कोना 3 रंगों से रंगा होता है। तो ये 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, और पीछे 1 कोना होगा 8। मतलब कुल 3 रंगीन सतह हमको सभी कोनों में मिलेगा, और कोनों की संख्या 6 नहीं होता भाई, 8 होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या हमेशा याद रखना, एक रंगीन, याद रख लेना, लिख लेना भाई, एक रंगीन सतह वाले का फार्मूला क्या होता है, n-2 का स्क्वायर होता है। मैंने कहा n क्या है, प्रारंभिक 3 इंच, अब हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 में 1 जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर है। यहाँ पर एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या 6 है क्या भाई, एक रंगीन घनों वाले सतहों की संख्या जिसके एक सतह रंगीन हो। मैंने कहा एक रंगीन सतह वाले, यहाँ पर हमने गलत फार्मूला लिख दिया क्या, है ना, एक रंगीन सतह वाले, तो एक रंगीन कहां पर देखने को मिलेगा, तो ध्यान देना दोस्तों, एक रंगीन मैं ही आपको बता रहा हूं कि भाई एक रंगीन आपको ये बीचों बीच में देखने को मिलेगा भाई, एक बीच यहाँ पर, एक बीच वाला पार्ट यहाँ पर, एक बीच यहाँ पर, एक बीच वाला नीचे, इधर उधर, मतलब आपके पास 6 फलक होते तो 6 केवल फलकों पर होते, तो ये मेरा एकदम क्या है, करेक्ट है। ये क्या होगा, एकदम करेक्ट। रंगहीन सतह वाले के लिए फार्मूला ये होता है यार, ठीक है, रंगहीन सतह का फार्मूला ये हो जाएगा। और रंगहीन के लिए यदि बोल दिया जाए रंगहीन, तो मैंने कहा 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो भाई 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो ये भी मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब मेरे टोटल कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो मैंने कहा के भी सही, एम भी सही, और एन, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। एकदम नोट कर लो, यही सवाल रिपीट होने वाला है। मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूँ कि ये रिपीट होने वाले सवाल है भाई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगला सवाल, कथन दे रखा है कि सभी स्याही गुलाबी है, सभी स्याही गुलाबी है, और सभी गुलाब गुलाबी है। वाह, सभी स्याही गुलाबी है आपके पास, ठीक है। मैंने कहा ये मैंने रख दिया, ये स्याही है, स्याही, और सभी के सभी स्याही क्या है, गुलाबी है, गुलाबी है। ओके, फिर सभी गुलाब गुलाबी है, जितने भी, तो गुलाब भी अंदर में आएगा भाई, जितने भी गुलाब होगा वो भी गुलाबी है। अब सभी गुलाब स्याही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई इसके अंदर में तो नहीं है, हाँ कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा। सभी स्याही गुलाब है, भाई सभी स्याही ऑलरेडी गुलाब है, लेकिन गुलाब कैसा होगा, गुलाबी है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब दोनों हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या, कि केवल 2 निष्कर्ष निकाल सकते हो, कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, ना तो 1 और ना तो 2। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला निकाल सकता हूं और ना ही मैं दूसरा निकाल सकता हूं। क्लियर है दोस्तों, तो डी ऑप्शन मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आज का लास्ट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए आकृति में कुल समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज तो नहीं कह सकती, ये
हम कहेंगे डायरेक्ट आयत लिख देते हैं ना भाई, आयत है, आयत। सरल रेखा और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल आयत की संख्या 5 है। मैंने कहा कि भाई देख लेते हैं, ये एक आयत हुआ आपके, ये दो आयत हुआ, ये नीचे 3 और ये 4 और पूरा एक 5। एकदम इसका कहना जो है एकदम सत्य है। ठीक है भाई। फिर हम कहेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या 16। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बताया दोस्तों, जब इस प्रकार की डाटा है तो दुगना कर देना। 8 का दुगना कितना होता है? 16। ये भी हमारे पास एकदम करेक्ट है भाई, कोई दो मत वाली नहीं। कुल सरल रेखाओं की संख्या क्या? 10 है। सरल रेखाएं गिन लेते हैं। 1, ये 2 और इस साइड 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8 होगा भाई। 10 कहां से हो गया? तो ये गलत हो गया। त्रिभुज और सरल रेखा का योग 24 है। तो मैंने कहा 8 हमारे पास सरल रेखा और 16 त्रिभुज, तो 16 और 8 को जोड़ने पर 24, मतलब ये भी हमारा एकदम क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आने वाला है आपका? के, एल और एन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यू लगे रहिएगा। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। यदि एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो न्यू पैटर्न के सवाल के साथ मैं कंटिन्यू आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो आज के क्लास को इतने में हम रोकते हैं। बाकी हम कल देखेंगे नेक्स्ट टाइप के सवाल और नए तरीके और नए जोश के साथ। क्लियर है दोस्तों? धन्यवाद।